हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का अध्याय अध्याय 1 का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है। यानी इससे भी पहले एक वीडियो इस अध्याय का बन चुका है, जिसमें हमने आप लोगों को प्रश्नावली जिसमें हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्नों का हल कराए थे। ठीक है, और यह पार्ट 2 वीडियो है। यह पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम आप लोग को इस अध्याय का जो अगला प्रश्नावली है, यानी प्रश्नावली 1.2 इसके जितने भी प्रश्न हैं, यानी प्रश्न 1 से लेकर जो 12 तक हैं, यहाँ पे 12 तक जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का हल कराएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आप इन 12 प्रश्नों का हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में, यानी पार्ट 3 वीडियो में, इसके आगे का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.3 इसका हल करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का 12 प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। ठीक है, इन चारों दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः कहने का मतलब कि जो पहला दिन बिका वह 1094 टिकट, और दूसरे दिन 1812 टिकट, और तीसरे दिन 2050 टिकट, और अंतिम दिन 2751 टिकट। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल कितने टिकट बिके। यानी जो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा और चौथा दिन है, इन सबको मिलाकर, यानी चारों दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है, तो इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे पहले आप लोग को प्रश्न लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है हल। ठीक है, हम पहले प्रश्न का हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिखकर हल लिख दें। हम पहले प्रश्न का हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 लिखकर हल लिख दिए। ठीक है, लेकिन आप लोग को पहले प्रश्न लिखना है, ठीक उसके नीचे हल लिखना है। ठीक है, प्रश्न काला पेन से लिखना है। ठीक है, और हल लिख देना है उसके नीचे ब्लू पेन से। ठीक है, उसके आगे लिखना है पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। यहाँ पे लिखना है कि पहले दिन, लिखेंगे पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। तो पहले दिन कितना टिकट बेचा गया है, तो 1094, तो लिखेंगे 1094। फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पे दूसरे दिन
बेचे गए टिकटों की संख्या। फिर उसके बाद दूसरे दिन कितना टिकट बेचा गया, तो 1812। इसको आप 1812 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1812, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर तीसरे दिन कितना टिकट बेचा गया, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर। तीसरे दिन कितना टिकट बेचा गया, तो 2050। तो यहाँ पे लिखेंगे 2050। फिर देखिए फिर अंतिम दिन कितना टिकट बेचा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर। तो अंतिम दिन कितना टिकट बेचा गया, तो 2751, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इन चारों दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है, यानी पहले दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन, मतलब इतना दिन में बेचा गया टिकटों की संख्या कितना है, तो इन सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ठीक है, इसलिए कुल बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो पहले लिखेंगे 1094, फिर प्लस 1812 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 2050 और फिर प्लस, यहाँ पे प्लस के चिन्ह देकर लिखेंगे 2751। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नीचे लिख दें, ठीक है। और इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। आप कैसे जोड़ेंगे, तो आप अलग भी इसको जोड़ सकते हैं, आप इसको अलग ऐसे लिखकर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2050 लिखना था, तो यहाँ पे एक और जीरो रहेगा, ठीक है। और 2050 ऐसे लिखकर जोड़ना है, फिर यहाँ पे 2751 लिखकर ऐसे जोड़ देना है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद इनको जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 7707 आएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा जोड़ने में, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद आपको 7707 मिलेगा, ठीक है। और भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार 3 अंक बाद कोमा लगता है, तो इधर से 1 2 3 यहाँ पे आप कोमा लगा सकते हैं। कोमा लगाना हम आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में सिखाए हैं, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब को जोड़ने के बाद इतना आएगा, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को पहला प्रश्न को हल करना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है, ठीक है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है।
वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 में से हम 6,980 को घटा लेंगे तो यहाँ पे उसका आंसर निकल जाएगा कि वह और कितना रन बनाना चाहता है। ठीक है, तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हल लिखेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे अब तक कुल बनाए गए रनों की संख्या बराबर, यानी अब तक वह कितना रन बना लिया है, तो 6,980 रन बना लिया है। ठीक है, और वह बनाना कितना चाह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा कुल रन बनाना चाहता है। वह कितना रन बनाना चाहता है, तो 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि और उसे कितना रन बनाना होगा, इतना बना लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो और बनाए जाने वाले रनों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि उसको बनाना है 10,000 और बना लिया है 6,980। अगर आपसे हम कहें कि आपको 10 गो रसगुल्ले खाने हैं। ठीक है, अगर आपसे हम कहें कि आपको 10 गो रसगुल्ले खाने हैं, ठीक है, और इसमें से आप 5 ठो खा लिए हैं। अगर आपसे हम कहें कि आपको 10 गो रसगुल्ले खाने हैं जिसमें से आप 5 ठो खा चुके हैं, तो अभी आपको कितना खाना है, तो आप क्या करेंगे कि 10 में से जितना खा लिए उतना घटा देंगे। तो 10 में से जब हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी अभी आपको 5 रसगुल्ले खाने हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे शेखर को पूरा 10,000 रन बनाना है जिसमें से 6,980 रन बना लिया है। तो टोटल में से हम जितना बना लिए उतना घटा देंगे। यहाँ पे उसको 10 रसगुल्ले खाने थे, तो 10 में से हम 5 घटा दिए, क्योंकि 5 गो रसगुल्ला वो खा लिया है, तो 5 को और खाना है, घटाने पे निकल गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि उसे और कितना रन बनाना है, इतना बना लिया है, तो लिखेंगे 10,000 माइनस 6,980। ठीक है, और यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाने के बाद जब ऐसे आप लोग कीजिएगा और घटाइएगा तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 6। जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे एक हार से लीजिएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 9, तो 9 में से 9 जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो गया 9 में से 3 जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा, सॉरी 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, तो कितना हुआ 3,020। मतलब उसे और रनों की आवश्यकता है 3,020। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये इतना भी आंसर हो गया। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे अतः उसे 3,020 और रनों की आवश्यकता है। बस हो गया, इसी तरह इसका हल होगा। इतना ही आप लोग को लिखना है। यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछ रहा था उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, तो उसे 3,020 और रनों की आवश्यकता है। ठीक है,
चलिए अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? ठीक है, आप लोग सुने होंगे अपने गांव में कि ये मुखिया जी इतने मतों से या इतने वोटों से चुनाव जीत गए। तो कैसे जीत जाते हैं? तो जो उनके निकटतम प्रत्याशी होते हैं, ठीक है, देखिए जो चुनाव में खड़े रहते हैं उनको प्रत्याशी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जिनको ज़्यादा वोट मिला रहता है वो जीतते हैं, लेकिन अगर उसके निकटतम प्रत्याशी से कितना वह ज़्यादा है, वही उनको, जितना वो ज़्यादा रहते हैं उतना वोट से वो जीतते हैं। अपने निकटतम प्रत्याशी से वह जितना वोट से ज़्यादा रहते हैं वह उतना वोट से जीतते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह जो सफल प्रत्याशी हैं वो कितना वोटों से जीते हैं, ठीक है। तो इसका हल करना है, तो यहाँ पे हल में आप लोग लिखिएगा, हल में लिखिएगा सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत। तो जो सफल प्रत्याशी है वो कितना मत प्राप्त किए हैं? तो 5,77,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,77,500, ठीक है। और उनके निकटतम जो प्रत्याशी है यानी प्रतिद्वंदी हैं वह 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा निकटतम प्रत्याशी ही लिखिए, निकटतम प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत बराबर 3,48,700, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि वह जो प्रत्याशी हैं सफल प्रत्याशी, वह अपने निकटतम प्रत्याशी से कितना ज़्यादा है, ठीक है। और जितना ज़्यादा रहेंगे उतने मतों से वो चुनाव जीते हैं। तो यहाँ पे निकल जाएगा कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सफल प्रत्याशी को निकटतम प्रत्याशी से प्राप्त अधिक मतों की संख्या बराबर, तो क्या करेंगे, जो सफल प्रत्याशी हैं उनके मत में से इसको घटाएंगे, ठीक है। 5,77,500 माइनस 3,48,700, ठीक है। आप लोग ऐसे भी इसको घटा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कहीं लिख देंगे 5,77,500 और फिर 3,48,700 ऐसे करके घटा देंगे और जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद 2,28,800 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सफल प्रत्याशी
प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। ठीक है, यही इसका हल हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा था कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। अपने गांव में भी सुने होंगे आप लोग कि मुखिया जी इतने मतों से जीत गए, 100 मतों से जीत गए, 101 मतों से जीत गए, यानी वोटों से जीत गए, चाहे 200 वोटों से जीत गए। तो कैसे निकलता है कि ये 200 वोटों से जीत गए? तो आप क्या कीजिएगा कि जितना मुखिया जी को वोट मिला है, जितना मुखिया जी को वोट मिला है वो एक इधर लिख दीजिए, और जो उनके नज़दीक है प्रत्याशी, जो उनके नज़दीक प्रत्याशी है, उनका वोट जो जीते हुए हैं मुखिया जी उनमें से घटा लीजिए। तो निकलेगा जो निकलेगा आंसर वह उतना ही मतों से वह जीते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग निकालें कि क्या किए कि जीते हुए मुखिया जी, जो जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पे प्रत्याशी दिया गया है, तो उनमें से हम क्या किए कि उनके निकटतम जो प्रत्याशी है उनके जो वोट मिला है उसको हम लोग निकाल लिए। वोट और मत एक होता है, ठीक है, एक ही को कहते हैं। तो जो जीते हैं उनमें से जो उसके निकटतम है यानी उसके नज़दीक हैं, उनको हम उनका मत इनमें से हम लोग घटा लिए, तो इतना आया, और यह इतना ही मतों से सफल प्रत्याशी जीते हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम गलत लिख दिए हैं, यहाँ ल रहेगा, सफल प्रत्याशी ने इतने मतों से चुनाव जीता। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसका हल करेंगे। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न है, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि दोनों मिलाकर, दोनों सप्ताह में मिलाकर कितना बिक्री हुआ, कितना का, फिर निकालना है किस सप्ताह में अधिक हुआ और कितना अधिक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हल में लिखेंगे, हम लोग हल में लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बिक्री बराबर 2,85,891 की। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा दूसरे सप्ताह में बिक्री बराबर 4,07,68। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दोनों सप्ताह में कुल बिक्री बराबर, तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि पहला सप्ताह में इतना और दूसरे सप्ताह में इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा दोनों सप्ताह में कितना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,85,891 प्लस इसको 768। ठीक है, और दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, ऊपर इसको,
ठीक है। फिर नीचे इसको और जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो आएगा वहाँ वह यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इसको जोड़ने के बाद आएगा 6,86,659। ठीक है, 6,86,659। ठीक है। और उसके बाद फिर प्रश्न में हम लोग से पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो आपको देखने से ही यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे 2 लाख की बिक्री हुई है प्रथम सप्ताह में, और दूसरे सप्ताह में 4 लाख की बिक्री हुई है। तो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि दूसरे सप्ताह में 4 लाख की बिक्री हुई है, यानी अधिक दूसरे सप्ताह में हुई है। और कितना से अधिक हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ठीक है, इसके नीचे लिखना है दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ठीक है, और फिर इसके नीचे लिखना है कि कितना अधिक हुई। तो लिखेंगे कितनी अधिक हुई, क्योंकि प्रश्न में पूछा है यहाँ पे कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे कितनी अधिक हुई बराबर, तो हम लोग को मालूम है कि यह अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,768 माइनस 2,85,891। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1,14,877 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको भी घटा लीजिएगा इस तरह करके। पहले ऊपर लिखना है 4,768, फिर माइनस के चिन्ह दे के लिखना है 2,85,891, और घटाने के बाद यहाँ पे जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो घटाने के बाद इतना ही आएगा। ठीक है, आप लोग घटा लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा जब हम इस वीडियो में ही आप लोग को बताने लगेंगे घटा कर। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का हल इसी तरह होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो इस तरह आप लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं कि अतः दोनों सप्ताह में कुल बिक्री 6,86,659 रुपये की हुई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाले थे दोनों सप्ताह में, तो इतना लिखने के बाद फिर लिखना है तथा एक और क्वेश्चन पूछा था कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो लिखना है तथा दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपए की पुस्तकें अधिक बिकी। ठीक है, इतना ही लिखना है, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को चौथे प्रश्न का हल में इतना ही लिखना है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी जो यहाँ पे संख्या दिए गए हैं, जो यहाँ पे अंक दिए गए हैं, आप लोग को हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अंक क्या होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिख दे रहे हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 10 आप लोग के सामने यहाँ पे अभी हम लिखे हैं, ये क्या है? अंक हैं, ठीक है। ये अंक हैं, इन्हीं से मिलकर संख्या बनता है, ठीक है। अगर और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देखिए, हम उसमें अच्छे तरीके से बताए हैं, ठीक है। वो कौन सा वीडियो है? यानी पार्ट 1 वाला वीडियो, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं, तो इनसे कह रहा है कि इनसे मिलाकर जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी और जो सबसे छोटी संख्या बनेगी उसका अंतर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसके हल में लिखेंगे, इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। देखिए इन्हीं अंकों से मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो इसलिए हम लिखे हैं कि इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद हम लोग को बड़ी संख्या बनाना है, उसके बाद इसको आगे हल करना है, ठीक है। और देखिए बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, ठीक है। बड़ी संख्या बनाने के लिए इन अंकों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। उसके बाद इस 7 से छोटा कौन है, तो 6 है, तो 6 लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है 6 से, तो 3 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 है, ठीक है। फिर 4 से भी छोटा 3 है, फिर 2 है, इस तरह लिख दिए। तो ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। इससे बड़ा संख्या इन अंकों से नहीं बन सकता। आप दूसरा अंक लेंगे, यहाँ पे 9 ले लेंगे तो बड़ा संख्या बन सकता है, लेकिन आप लोग को इतना ही अंकों से बनाना है, तो यही सबसे बड़ी संख्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, फिर कह रहा है छोटी भी संख्या बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर, फिर यहाँ पे देखेंगे सबसे छोट कौन है। छोटी संख्या बनाना है तो सबसे छोटे यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। और इससे 2 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 3। फिर 3 से थोड़ा सा बड़ा इसमें कौन है, तो 4 है। फिर 4 से थोड़ा सा बड़ा कौन है इसमें, तो 6 मिलेगा, क्योंकि इधर यहाँ 5 नहीं है, 5 रहता तो 5 लिखते, नहीं है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 से भी बड़ा 6 से भी बड़ा कौन है इसमें, तो 7 है, तो 7 लिख देंगे। या फिर आप इसको उल्टा करके भी लिख देंगे, 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। इस तरह भी लिखते हैं तो सही रहता है, लेकिन इस तरह भी लिखे हैं तो सही है, ठीक है। और देखिए अगर कुछ अंक आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा 6, 4, 2, फिर दे देगा 1, तो इससे छोटी संख्या बनाना होगा तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे, फिर 2, फिर 4, फिर 6, पहले छोटका लिखेंगे, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का। और बड़ी संख्या बनाना होता है तो सबसे बड़का, फिर उससे थोड़ा सा छोट, तो 4, उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा छोट तो 2, और उससे छोटा तो 1, इस तरह बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बनाए, कोई भी संख्या, कोई भी अंक दे दे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में यही अंक दिया है, इसलिए इसी से हम बना रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे आपको हम समझाएं कि कोई भी अंक देगा तो इसी तरह बनेगा। ठीक है, चलिए इसका हल अब आगे करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अंतर बताएं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन संख्याओं का अंतर बराबर इन संख्याओं का अंतर बराबर, पहले ही वाला लिखेंगे -2346 ठीक है, यह रफ था, आप लोग को फेयर में इतना लिखना है, इधर का नहीं लिखना है। ठीक है, और अंतर का मतलब होता है घटाव, घटाव करना है, घटाना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे और घटा देंगे, तो घटाने के बाद यहाँ पे आएगा 52,965। ठीक है, घटाने के बाद इतना ही आएगा, आप इसको घटा भी सकते हैं ऊपर नीचे लिखकर, पहले इसको लिखेंगे फिर नीचे इसको लिखेंगे और घटाएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं, यानी छठा प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि एक मशीन है जो एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितना पेंच बनाया है? ठीक है, यह हम लोग को बताना है। तो इसके हल में लिखेंगे इसके हल में लिखेंगे मशीन द्वारा एक दिन में औसतन बनाए गए पेंचों की संख्या बराबर यहाँ पे लिखना है, ये कितना बना रही है एक दिन में, तो 2825। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में संख्या लिखे हैं। ठीक है, शॉर्ट में संख्या इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो वह एक दिन में 2825 पेंच बना रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 2006 में जो जनवरी माह था उसमें वह मशीन कितना पेंच बनाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, किसी भी साल के जनवरी माह जो होता है उसमें 31 दिन ही होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे जनवरी में 31 दिन होते हैं। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए
पेचों की संख्या बराबर, वह एक दिन में बना रही है 2825 2825 और वह 31 दिन में, यानी जनवरी माह में 31 होता है। देखिए कोई भी साल होता है जिसमें जनवरी माह 31 दिन का होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे 2006 जो वर्ष था, यानी 2006 जो साल था, उसमें भी 31 दिन का जनवरी माह होगा। ठीक है, तो वह मशीन 31 दिन तक पेज को बनाई होगी, यानी एक दिन में जब 2825 बना रही है तो 31 दिन में कितना बनाएगी, तो इसमें 31 से गुना कर देंगे, तो 31 से गुना करेंगे तो जितना आएगा वह उतना पेज बनाई होगी। ठीक है, तो 31 से इसमें गुना करेंगे तो आएगा 87,575। ठीक है, और कोमा लगाना आप लोग जानते हैं कि 3 अंक बाद लगता है, तो 3 अंक बाद लगा देंगे गुना करने के बाद। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः मशीन जनवरी 2006 में 87,575 पेज बनाए। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, तो इस तरह करके लिख दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे पीछे देख सकते हैं। ठीक है, एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे 86, यहाँ पे देखिए 87,575, इतना ही आंसर आया था यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका हल होगा। यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, 3 अंक बाद लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 7वां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये यानी 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि शेष रह गई। ठीक है, तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा कि एक रेडियो का कितना दाम है, तो 1,200। तो पहले हल में लिखिएगा 7 का हल और लिखिएगा एक रेडियो का मूल्य बराबर 1,200 रुपये। ठीक है, और वह कितना रेडियो खरीदा है, 40 गो। तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए 40 रेडियो का मूल्य बराबर, एक रेडियो का है 1,200 और 40 रेडियो खरीदा है, तो इसमें 40 से गुना कर दीजिए। तो इसको गुना करने के बाद हमारे पास आएगा 48,000। ठीक है, और फिर देखिए, और उस व्यापारी के पास कितने रुपए हैं, तो 78,592। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापारी के पास कुल धनराशि सी बराबर कुल धनराशि कितना है,
तो 78,592, ठीक है। और वह खरीदारी कितना का कर लिया है, तो 48,000 को, और 48,000 का वह रेडियो खरीद लिया है। तो पूछ रहा है कि उसके पास कितना और पैसे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष धनराशि, शेष धनराशि बराबर, तो इतना में से जितना का खरीदारी किया है उतना हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे घटाइएगा, ऊपर नीचे आप लोग लिख कर घटा सकते हैं। और घटाने के बाद यहाँ पे आएगा 30,592, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसको घटा लीजिएगा आप लोग, हम घटाएंगे फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, इतना करने के बाद लिखेंगे अतः व्यापारी के पास 30,592 शेष धनराशि बचा, ठीक है। और आपके बुक के पीछे इतना ही आंसर दिया होगा, ठीक है। और इसमें भी पूछ रहा था कि खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि बचे, तो उसके पास 30,592 रुपये शेष बचे, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का हल इस तरह होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 8वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी ने 7,236 गुने 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। देखिए, एक विद्यार्थी था जिसको इतना में 56 से गुना करना था, लेकिन वो क्या किया कि 56 ऐसे लिखा जाता है, तो 56 को 65 पढ़ लिया और 65 से इतना में गुना कर दिया। तो आपको बताना है कि अगर इतना में जब 56 से गुना होता है तो कुछ ना कुछ आता, ठीक है। लेकिन वह क्या किया है कि इतना का गुना इस 65 से कर दिया है, तो जो 56 से गुना करने के बाद आंसर आया होगा वह उससे कितना अधिक आया होगा जब 65 से गुना किया है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ये 72 और 36 गुने 56 कर देंगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा फिर आप लोग इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फिर इसी का 72 गुने 36, 72 और 36 लिखेंगे, यानी 7,236 में फिर गुना करेंगे 65 से, और जितना आएगा यानी इसका जितना आएगा तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद इसका जो आएगा वो घटा लेंगे, तो इसका आंसर पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों को गुना करना आवश्यक नहीं है, यानी इतना में इतना से, इतना में इतना से और इतना में इतना से गुना नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। तो उसको बताने के लिए आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, उस तरह आप लोग हल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, देखिए उसको गुना कितना में करना था, 56 से करना था इसमें, लेकिन वो नहीं किया है। तो यहाँ पे आठवां का हल लिखेंगे, उसको 56 से गुना करना था लेकिन वो 65 से किया है, तो 65 लिखेंगे और 65 में से हम लोग 56 को घटा देंगे, तो कितना आएगा, घटाने के बाद यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। और देखिए, और फिर क्या करेंगे कि इसमें 9 से गुना कर देंगे, 72 36 गुने 9, तो गुना करने के बाद कितना आएगा, जब इतना में इतना से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको यहाँ पे हम कर ही दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे गुना हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, ठीक है। 9 3 27 और 5 27 और 5 32, तो 32 के 2 और हाथ में 3, ठीक है। और 9 दूनी 18 और 18 3 और 19 20 21, 21 के 1 हाथ में 2,
ठीक है, हाथ में 2। फिर देखिए 9 सते 63, 63 और 2 64, 65, तो यहाँ पे लिखेंगे 65। तो गुना करने के बाद इतना आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 124, यानी 65,124 आया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया कि यानी अब जो उसका उत्तर है, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक होगा, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक और तरीका है, 72, जैसे कि पहले भी हम आपको बताएं, 72 में आप 56 से गुना करेंगे। ठीक है, और गुना करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा ना। फिर आप लोग 72 और 36 में 65 से गुना करेंगे, 65 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद फिर कुछ आएगा। तो जब 65 से आप लोग गुना करिएगा ना, तो वो पहले लिख दीजिएगा, और जब 56 से गुना कीजिएगा वह बाद में लिखिएगा, और घटा दीजिएगा, घटाने के बाद भी इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन उतना आप लोग को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह दिया है कि दोनों को गुना करना आवश्यक नहीं है, तो आप लोग को यहाँ पे दोनों को गुना नहीं करना है, इस तरह डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो 8वां का हल इसी प्रकार होगा। ठीक है, अब चलिए 9वें प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब हम लोग 9वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 9वां प्रश्न है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है? 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न के हल में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हल। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न को आप लोग काला पेन से लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लू पेन से हल लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कपड़े की कुल लंबाई बराबर 40 मीटर। ठीक है, मीटर ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे शॉर्ट में मीटर लिखा है। ठीक है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया गया है मीटर में, लेकिन इसको हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, उसके बाद इसको हल करना है। तो देखिए 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 40 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 40 में हम लोग 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग 40 में 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4000, तो लिख देंगे 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कपड़े की लंबाई सेंटीमीटर में कितना है? तो 4000 है, और मीटर में 40 मीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि एक कमीज को सिलने में कितना कपड़ा लग रहा है? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक कमीज सीने में लगा कपड़े की लंबाई बराबर, यहाँ पे लंबाई हम शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो एक कमीज सीने में कितना कपड़ा लग रहा है? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। यह बात आपके किताब में भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि एक कमीज सीने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है, वही बात यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे यह भी क्या है, मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे और प्लस 15, तो ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यह मीटर में है तो 100 से गुना करेंगे तो यह सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और यह सेंटीमीटर में है ही है तो इसको जोड़ देंगे केवल। ठीक है, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 200, और 15 जोड़ देंगे तो 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने कमीजें सिली जा सकती है? तो यहाँ पे लिखेंगे कमीजों की संख्या बराबर, लिखेंगे कमीजों की संख्या बराबर, कपड़ा टोटल कितना है? तो 4000 सेंटीमीटर, और एक कपड़ा को सीने में कितना कपड़ा
सॉरी एक कमीज को सीने में सॉरी एक कमीज को सीने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है और टोटल कपड़ा है 4000, तो इससे भाग दे देंगे। तो इससे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो 215, और देखिए इधर से हार से लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर यहाँ पे होगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और फिर अब 215 से यह नहीं कटेगा तो ऊपर से 2 जीरो उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए तो अब यह 8 बेर में जाएगा। अब 215 से यह 8 बेर में जाएगा। ठीक है, तो 8 बेर में कितना आएगा तो 1720 आएगा। गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब 215 से जब हम लोग भाग देंगे तो यह दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में हमको नहीं लाना है, तो यानी कि इतना कपड़ा शेष बचेगा और 18 को कमीज सिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः 18 कमीजें सिली जा सकती है। ठीक है, तथा शेष कपड़ा बराबर 130 सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में ही था, तो ये भी जो शेष बचा है वह 130 सेंटीमीटर में ही है, लेकिन हम लोग को इसको मीटर में बदलना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यह इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हल इसी प्रकार से होगा। ठीक है, 9वां प्रश्न का हल इसी तरह होगा। ठीक है, इसका आप लोग आंसर देखना चाहें तो पीछे देख भी सकते हैं, दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम शॉर्ट में केवल मीटर लिखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, यानी 9वां प्रश्न का हल इसी प्रकार से होगा। और 18 कमीजें सिली जाएगी, तो 18 कमीजें यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब 10वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? देखिए जो वैन है वह 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, और जो दवाई का बक्सा है उसका भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। ठीक है, किग्राम के मतलब किलोग्राम, तो 4 किलो 500 ग्राम है, तो ऐसा मतलब कितना बक्सा वह गाड़ी ले जा सकती है? 800 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही हम लोग को निकालना है। तो इसके हल में लिखेंगे वैन का क्षमता कितना है? तो 800 किलोग्राम है, 800 किलोग्राम है। ठीक है, किग्राम का मतलब किलोग्राम। ठीक है, और देखिए 800 किलोग्राम है, लेकिन इसको हम लोग ग्राम में बदलेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एक किलोग्राम जो होता है किलोग्राम, देखिए इसी को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। तो 1 किलोग्राम कितना के बराबर होता है? तो 1000 ग्राम के। ठीक है, तो 800 किलोग्राम 800 किग्राम यानी किलोग्राम कितना ग्राम के बराबर होगा? तो 800 में
हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। तो यह गुना करने के बाद कहीं दहाई सैकड़ा हजार दोसर लाख, या 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा दीजिए लगाना चाहें तो यानी वैन की जो क्षमता है 8 लाख ग्राम है, मतलब 8 लाख ग्राम वह वैन ले जा सकती है, इससे अधिक नहीं ले जा सकती। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तथा, इतना लिखने के बाद लिखेंगे तथा एक बक्से का भार बराबर 4 किलोग्राम 500, पहले उसके बाद लिखेंगे तथा एक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। ठीक है, तो इसको भी अब हम लोग ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, यह किलो में है तो इसको ग्राम में बदलेंगे। तो 4 में हम लोग 1000 से गुना कर देंगे और प्लस में 500। ठीक है, और फिर यहाँ पे गुना करने के बाद हो जाएगा, गुना करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4500 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यह जो वैन है यानी जो गाड़ी है, इसमें ऐसे इतना भारी बक्सा कितना लादा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बक्सों की संख्या बराबर बक्सों की संख्या बराबर, तो गाड़ी की भार इतना है तो यहाँ पे लिख देंगे, और एक बक्सा का भार 4500 ग्राम है। तो इससे अब हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से यह जाएगा, तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो आएगा, घटाने के बाद आएगा 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे हर से लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3। ठीक है, और फिर देखिए अब 45 से अब कटेगा नहीं तो एक 0 उतार देंगे, तो यह अब जाएगा 7 बेर में, और 7 बेर में 31,500 आएगा। 4500 से, जब 4500 से हम 7 बेर में भाग लगाएंगे तो 31,500 आएगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग घटाएंगे तो 0 0, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा 3, फिर 3 में से 3 जाएगा तो 0, फिर 3500 हो गया, फिर 1 0 उतारेंगे तो 35,000 हो जाएगा, फिर 7 बेर में जाएगा, फिर 31,500 आएगा, फिर घटाएंगे तो 0 0, इधर से हार से लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर हो गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, फिर 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 45 से इसमें भाग नहीं लगेगा और दशमलव लगाकर हम लोग को भाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 177। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है अतः 177 बक्से, 177 बक्से लादे जा सकते हैं। बस इतना ही आप लोगों को करना था, इतना लिखने के बाद इतना लिख देना था। ठीक है, और इसको आप भाग लगा रहे हैं तो दशमलव में नहीं लाना है, यहाँ पे दशमलव देकर 0 उतार कर नहीं काटाना है। ठीक है, इसको जितना इस तरह आ रहा है बिना दशमलव का वही इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी जो वैन है यानी जो कार है, गाड़ी है, उसमें 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, इतना ही इसका हल में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न को। ठीक है, किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए
देखिए, अगर अभी तक आप लोग अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले वीडियो जाएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि बनाने में वीडियो बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न है। ग्यारहवां नंबर प्रश्न है कि एक विद्यार्थी के घर और स्कूल की दूरी, देखिए यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे उसका स्कूल है, तो इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का दूरी है जो 1 किलोमीटर और 875 मीटर है, और वह दूरी एक बेर जाता है और एक बेर आता है, यानी 2 बेर वह दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है कि वह 6 दिन में कितना दूरी तय कर ले रहा है। तो उसके हल में लिखना है, यहाँ पे हल में लिखना है कि घर और स्कूल के बीच की दूरी बराबर 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। ठीक है, और देखिए 1 किलोमीटर में होता है, इसको भी हम लोग मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1875 मीटर। ठीक है, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे देखिए, जो यह घर और स्कूल के बीच का दूरी था, यह किलोमीटर और मीटर में था, इसको हमने केवल मीटर में बदला, यानी यह दूरी 1875 मीटर है एक साइड से। लेकिन फिर वह विद्यार्थी इधर भी आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है, यानी 2 बेर तय कर रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इतना में ही 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि वह एक बेर आ रहा है एक बेर जा रहा है, यानी 2 बेर तय कर रहा है दूरी। यहाँ पे कह भी रहा है कि प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी एक बेर आने में एक बेर जाने में। तो यहाँ पे 2 से हम लोग गुना कर दिए, तो 2 से जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 3750 मीटर। ठीक है, 3750 मीटर। ठीक है, और वह उसके बाद लिखेंगे वह एक दिन में हुआ, एक दिन में इतना दूरी तय कर रहा है। तो फिर उसके आगे लिखेंगे तथा हमको निकालना है 6 दिन में, तो 6 दिन में तय की गई दूरी बराबर, यहाँ पे एक दिन में इतना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, एक दिन में इतना दूरी तय कर रहा है, लेकिन 6 दिन में कितना दूरी तय करेगा, तो इसी में हम लोग 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6 से जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 22,500 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम मीटर में है, लेकिन इसको हम लोग को किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग इसमें 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब आप लोग 1000 से इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 22.5 किलोमीटर, इस तरह लिखा। ठीक है, जब इसमें आप लोग 1000 से भाग दीजिएगा तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका हल इसी तरह होगा। अगर भाग देने नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम भाग देकर बता दे रहे हैं। देखिए
कितना से भाग देना है, 1000 से। तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे और एक बेर में पहले लेके जाएंगे, नहीं पहले 2 बेर में यहाँ से चला जाएगा, तो 2 बेर में आएगा 2000, ठीक है। और 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया 0 ही हो जाएगा। फिर एक 0 उतरेगा, फिर 2 बेर में जाएगा, फिर 2000 यहाँ पे आएगा, फिर 0 में से 0 जाएगा 0 0, फिर 5, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो एक 0 आएगा। और 1000 के पहाड़ा 5 हाली पढ़ेंगे तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा, ठीक है। और सब यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 22.5 आ रहा है। और यह मीटर में था तो किलोमीटर में हो गया, क्योंकि 1000 से भाग दे दिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न का हल इसी तरह होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, तो 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। यानी एक गिलास है जिसका धारिता मतलब उसमें 250 मिलीलीटर दही आट सकता है, यानी वह पकड़ सकता है, धर सकता है, उसमें हम लोग धर सकते हैं, ठीक है। वही कर रहा है कि 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो इसके हल में लिखना है कुल दही कितना है, तो कुल दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो लिखेंगे कुल दही बराबर 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग केवल मिलीलीटर में ही बदल देंगे, तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो इसमें 1000 से हम लोग गुना कर देंगे और प्लस में 500, तो यहाँ पे होगा 4500, यहाँ पे होगा 4500 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 4500 मिलीलीटर। कुल दही कितना होगा, तो 4500 मिलीलीटर, यानी 4500 मिलीलीटर, ठीक है। और फिर गिलास की धारिता लिखेंगे, गिलास की धारिता गिलास की धारिता कितना है, तो 250 मिलीलीटर। तो पूछ रहा है कि कितने गिलास में उसे भरा जा सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिलासों की संख्या बराबर, तो यानी देखिए टोटल दही इतना है, तो लिख देंगे टोटल दही, और इतना एक गिलास में भर रहा है, इतना जो है वह एक गिलास में भर रहा है, तो भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो यह 18 बेर में कट जाएगा, यानी यह 18 बेर में कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसे 18 गिलासों में भरा जा सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा था कि जो दही है वह इतना है, और एक गिलास है जो इतना दही अपने अंदर रख ले रहा है, यानी उसमें हम लोग रख दे रहे हैं। तो वह जो दही था वह इतना धारिता वाले कितने गिलास में रखा जा सकता है। तो 18 को गिलास अगर हमारे पास होगा तो इतना दही को हम लोग रख सकते हैं। इसका हल करने के बाद इतना ही आएगा, और इसको जब आप लोग भाग लगाइएगा तो इतना आएगा। लगा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए 4500 में हम लोग को 250 से भाग लगाना था। तो पहला बेर में तो यह एक बेर में जाएगा, तो 250 यहाँ होगा,
तो घटाएंगे 0 में से 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 200 हुआ। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक और 0 उतरेगा और यह 8 बेर में यहाँ 2000 आ जाएगा और यह कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो कितना आ गया? 18 आ गया। हम डायरेक्ट काट कर यहाँ पे 18 लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न का भी हल हम लोग कर दिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को बनाने में तो और ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, तो और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर कर वह वीडियो का लिंक ले सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो को, यानी जो पार्ट 1 वीडियो था वह नहीं देखे हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। बहत्तर 55 05 72 05 इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर को सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में स्ट्रगल पॉइंट के नाम से सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप में जाइएगा और व्हाट्सएप में सर्च कीजिएगा यह नाम लिखकर, तो वह नंबर आ जाएगा और उस नंबर पे आप लोग को लिख कर भेज देना है कि पार्ट 1 का हमको लिंक चाहिए, क्लास 6 का मैथ का। ठीक है, और चैप्टर 1 का, इस तरह लिख देंगे तो हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।